नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने मई, जून और जुलाई 3 माह की मंथली मैगजीन को कवर किया है और उसका प्रॉपर वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो इस अब हम चालू करने जा रहे हैं अगस्त माह की मंथली मैगजीन को। तो इसको हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, है ना, उन सबको पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाइन टू लाइन कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे ये रहे कि अगर आप वीडियो ना भी देख पाए तो सुन के भी आपका एक तरह से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस ये मेरी कोशिश रहती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो फैक्ट रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उन्हीं को पढ़ाऊँ, बाकी चीज़ों को एकदम नेग्लेक्ट करते हुए चलूँ, है ना। और साथ ही साथ क्या रहूं कि अपनी तरफ से भी जितना ऐड कर सकूं कि हाँ ये न्यूज़ या फिर इससे रिलेटेड जो जानकारी है आपके लिए ज़रूरी है, वैसे इस मैगजीन में पूरी प्रॉपर दिए रहती है पूरी जानकारी। कहीं अलग से तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, पर फिर भी अगर जितना हो सकेगा मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके और साथ ही साथ आप लोग इसका फायदा भी उठा सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले हम विषय सूची देख लेते हैं कौन कौन से हमको आज के टॉपिक क्लियर करने हैं। तो आज की विषय सूची में जैसा हम इसमें देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, आज ये देखेंगे और साथ ही साथ सिक्योरिटी, इन दोनों के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। जैसे में इंटरनेशनल रिलेशन में आपका भारत और ग्रीस संबंध के बारे में है। ब्रिक्स, ये इंटरनेशनल एजेंसी जो है इसके बारे में है ना। एजेंसी नहीं कह सकते हैं, ये एक देशों का समूह है जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इसके लिए मालाबार एक सैनिक अभ्यास नहीं, इसके लिए बताया गया है वैश्विक मूल्य सूचकांक श्रृंखलाएं और संक्षिप्त सुर्खियां। तो इससे पूरे रिलेटेड इनके कॉन्सेप्ट जितने हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हम विषय सूची देख लेते हैं। तो जैसे सिक्योरिटी में हम क्या देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ना, डिफेंस जो अपनी डीआरडीओ है उसके बारे में जो बताया गया है। सेंट्रल आर्म फोर्स, केंद्रीय पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ना, अंतर सेवा संगठन। और इसमें जो संक्षिप्त सुर्खियां है, मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार, एकॉस्टिक साइट चैनल अटेंस और स्पाइक नॉन ऑनलाइन ऑफ साइट है ना। एनएलओएस जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है उसके बारे में है। और साथ ही साथ आपका स्वाति वेपन, लोकेटिंग राडार माउंटेड अस्त्र मिसाइल, 3D प्रिंटेड बम और सन अभ्यास। तो ये आपके आज के हमारे जो विषय सूची है इनको हमको आज पूरा पढ़ना है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत और ग्रीस संबंध। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस बारे में बताया गया है इसमें। तो जैसा इसमें जो सुर्खियों में क्या कारण है इसका ये है कि 4 दशकों में यानी 40 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस की राजकीय यात्रा की है, मतलब राष्ट्रीय दौरे पर गए हैं। तो क्या है, भारत और ग्रीस दोनों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने तथा राजनीतिक, रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए सहमति व्यक्त की है ना। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री के मुख्य जो परिणाम है यात्रा के वो हम देखेंगे इसमें। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए में ग्रीस का स्वागत किया है ना। साथ ही साथ भारत ने कहा कि वह आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन के लिए ग्रीस में शामिल होने के प्रति आशान्वित है ना। प्राचीन स्थलों के संरक्षण और संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के भीतर सहयोग मजबूत करने, आवागमन और प्रवासन की साझेदारी समझौते को अंतिम रूप देने में सहमति व्यक्त की है। अब भारत के लिए ग्रीस किस हिसाब से महत्व है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने यात्रा की है 4 दशकों में पहली बार, तो ऐसा ही कोई बिना कारण के तो वहाँ यात्रा की नहीं जा सकती। क्योंकि भारत जो आज है, भारत की जो विदेशी नीति अगर आप समझ रहे होंगे तो वर्तमान समय में इतनी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी उसकी इतनी ज्यादा है जो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो सबसे पहले इसमें वजह क्या दी गई है, वैश्विक मंचों पर समर्थन। अगर ग्रीस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता एनएसजी में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अस्थायी सदस्यता के लिए दावे का समर्थन किया है। जैसे कि आपको पता है, भू राजनीतिक रूप में ग्रीस और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध एक उभरती हुई तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सैन्य धुरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है ना। भू सामरिक रूप से यह भूमध्य सागर से लगता है, जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ है। इससे क्या होगा, ग्रीस के साथ जो संबंध मजबूत होंगे तो भूमध्य सागर से क्या होगा कि उपस्थिति को प्रतिसंतुलित कर सकता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र भारत की हिंद प्रशांत नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से भी ग्रीस जो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। साथ ही साथ यूरोपीय बाजार तक पहुंच भी इससे आसान होंगे। ऊर्जा का केंद्र, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तेल और गैस का विशाल भंडार मौजूद है ना। 1.7
बिलियन बैरल तेल और 1.112 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है गैस उपलब्ध है। तो जिससे क्या होगा, इन संसाधनों के जरिए भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा कर सकते हैं। रक्षा और सुरक्षा के हिसाब से भारत के लिए एक रक्षा निर्यात में एक संभावित बाजार हो सकता है ना, जिससे भारत के जीडीपी में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अब ये तो आप देख सकते हैं कि भारत और ग्रीस से क्या लाभ हो सकते हैं भारत को ग्रीस से। अब भारत के ग्रीस से संबंधों से जुड़ी चिंताएं क्या क्या हैं, तो इनमें द्विपक्षीय संबंधों की कम विकास हुए हैं, जैसे रणनीतिक संबंध नहीं हो पाए हैं। ऑलरेडी यहाँ चीन की स्वामित्व वाली कंपनी और बंदरगाह लगभग 60% की हिस्सेदारी है, जिससे चीन के ऊपर स्थिति भी चिंता का कारण है। कम व्यापार है और निवेश भी यहाँ कम है, क्योंकि जैसा कि ये शुरू में ही बताया गया कि 4 दशकों में पहली बार गया, तो यहाँ भारत के साथ व्यापारिक संबंध उतने मजबूत नहीं है ना, द्विपक्षीय संबंध, जिसके कारण से ये चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐतिहासिक संबंध में हम देखेंगे भारत और ग्रीस के साथ क्या है, तो जैसे चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक ग्रीक राजदूत आया था। तो मतलब एंशियंट टाइम से अपने व्यवहार उससे अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से तो भारत और ग्रीस के संबंध उतने सही नहीं रहे, मतलब उतना भी ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया गया। राजनीतिक रूप से अगर देखेंगे तो भारत के साथ ग्रीस के राजनीतिक संबंध 1950 में स्थापित हुए। ग्रीस ने 1950 में दिल्ली और भारत ने 1978 में एथेंस में अपना राजदूतावास खोला था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोनों पक्षों में प्रौद्योगिकी समझौते पर पुष्टि की है ना। तो इस तरह से ये एंशियंट टाइम से भी अपने ग्रीस के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। तो संबंधों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ विकासात्मक सहयोग करना और पर्यटन को बढ़ावा देना और समुद्री सहयोगिता की सूचना का साझाकरण और संयुक्त सैनिक अभ्यास सहित समुद्री सहयोग पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का इस चर्चा में क्यों है, जैसे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। यह शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 के महामारी के बाद व्यक्तिगत भागीदारी के साथ किया गया यह पहला सम्मेलन था। तो ब्रिक्स क्या है, जो अपना एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है जिसमें विभिन्न देशों का सहयोग है। तो इसके लिए जैसे इसमें बताया गया, तो दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के चुना गया जो विषय था उसमें क्या था, पारस्परिक रूप से तेज समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षीयवाद के लिए साझेदारी। तो ब्रिटिश एंड अफ्रीका में यही अपने साथ जो दिया गया था, तो एक तरह से शिखर सम्मेलन चुना गया, जिससे क्या हो कि आपस में व्यापार को लेके, डेवलपमेंट को लेके और साझेदारी को लेके बढ़ावा मिल सके। दक्षिण अफ्रीकी देशों में सम्मेलन के लिए स्थायी सदस्यता के अलावा अफ्रीकी संघ है ना के सभी 55 सदस्यों तथा एशिया, दक्षिण अमेरिका और लघुद्वीपीय राष्ट्रों के लगभग 20 अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर अन्य वैश्विक मंचों या मंचों पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका में चुना गया था उसके सबसे बड़ा कारण ये भी था ताकि जो अपना कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी यूनियन संघ के जितने भी नेताएं हैं, ताकि उनका ग्लोबल साउथ का जो प्रतिनिधित्व है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो ये हो गया। अब ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो ब्रिक्स क्या है, तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, अवधारणा 2000 के दशक में शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स पेपर में रखी गई थी, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अर्थात जो G7 में शामिल नहीं थे। ब्रिक्स देशों में 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल होने पर ब्रिक्स का नया समूह ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स में कौन कौन से आते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स के एक तरह से फुल फॉर्म के हिसाब से इसका नाम रखा गया था। हिस्सेदारी में देखेंगे तो वैश्विक आबादी के इसमें 41% हिस्सेदारी है वैश्विक आबादी लोगों का, है ना। जीडीपी में 24% योगदान करता है और जो ग्लोबल व्यापार है, वैश्विक व्यापार है, उसका 16% का इसमें योगदान है। तो ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहले और प्रमुख उपलब्धियों में जैसे आपका है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलप्ड बैंक एनडीबी को शुरुआत किया था 2014 में, है ना। इसमें क्या किया था, सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिक्स ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CACRA की शुरुआत की थी, है ना। ब्रिक्स अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई, जिससे टीकों और संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए, है ना, टीकों का विकास किया जा सके। ब्रिक्स निवेश और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों के बीच लगभग $162 अरब का व्यापार हुआ था। तब ये तो हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा और क्यों। अब इससे परिणाम क्या हुए, मतलब जो साउथ अफ्रीका में, है ना, इसमें जो जितने भी इसका कह सकते हैं कि ये मीटिंग हुई थी, इसके परिणाम क्या निकले। तो इसमें ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जैसे कि इसमें बताया गया है ना, कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब
और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह देश में 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाए। जोहान्सबर्ग सेकंड द्वितीय घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के साथ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। 3 स्तंभ में राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग बनाने को संबंध मजबूत किया जाएगा, है ना। रणनीतिक साझेदारी बनाना, जिससे वैश्विक शांति को बढ़ावा देने, अधिक प्रतिनिधित्वकारी एवं निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने और एक मजबूत सुधार को प्रेरित बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना करने तथा संधारणीय विकास एवं समावेशी वृद्धि जैसे ध्यान केंद्रित करना। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, संयुक्त राष्ट्र सुधार पर जोर, है ना। साथ ही साथ भारत को जो अन्य प्रस्ताव सम्मिलित किए गए उसके हिसाब से अब हम देखेंगे ब्रिक्स के विस्तार का क्या महत्व, मतलब जो यूरोपियन कह सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन और विभिन्न देशों को जो आमंत्रित किया गया है तो उसके क्या महत्व हो सकते हैं। तो भू राजनीतिक और भू आर्थिक विस्तार, है ना। इसमें क्या होगा कि यह विस्तार ब्रिक्स के भीतर भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है ना। शामिल किए गए देश विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार चेक पॉइंट्स के पास अवस्थित एक प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक देश है ना। और संरचनात्मक संपर्क बढ़ेगा, जिससे भारत, ईरान और रूस पहले से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा विकसित कर रहे हैं ना। अफ्रीका का विकास जैसे ग्लोबल साउथ का पूरा इसमें एक तरह से बढ़ावा मिलेगा और विकास और समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक शांति होगी, जिसमें मिस्र, ईरान, यूएई और सऊदी अरब के शामिल होने से ब्रिक्स को बढ़त मिलेगी, है ना। बहुपक्षीय प्रणाली में भी सुधार होगा, जिससे एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। अब इसके साथ साथ अन्य सुधारों के साथ जो उभरती हुई चुनौतियां हैं, जैसे मूल उद्देश्य का कमजोर होना। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य था उसमें यह था कि चीन को अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उसको कम करना। कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में चीन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक कूटनीति है ना। भारत के हितों को संतुलित करना, जैसे ब्रिक्स का जो है एक आर्थिक समूह से बढ़कर अधिक कूटनीतिक और राजनीतिक समूह बनता जा रहा है, तो इसके लिए भारत के हितों को संतुलित करना थोड़ा कठिन होता जा रहा है। भू राजनीतिक आयाम, सदस्यता हेतु कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है कि किस परिभाषित मानदंड जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो। ब्रिक्स देशों में व्यापार में कठिनाइयां हैं, जैसे रूस और ईरान अब दोनों स्वीट प्रणाली से बाहर हो गए हैं। लघुपक्षवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो और इस कारण से क्या हो रहा है, प्रमुख चिंताएं बढ़ रही हैं। अब भारत को इन घटनाओं से कैसी प्रतिक्रिया देनी, संतुलन स्थापित करना जो महत्वपूर्ण अवस्था है, जिससे क्या होगा भारतीय हितों को आगे बढ़ाया जा सके। चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना, आर्थिक कूटनीति, रूस व ईरान के अपने संबंधों के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना, है ना। ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव करना, भुगतान प्रणालियां जो भारतीय भुगतान प्रणालियों को विकसित करना, जैसे आजकल बहुत सारे देश स्वीकार भी कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा और सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करके भारत इन घटनाक्रमों को एक तरह से सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे मालाबार केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं है, तो इस चर्चा में क्यों है, तो इसका जो है तो अगर हम देखेंगे इतिहास में देखेंगे तो 1992, 2007, 2008, 2015 और 2020, तो ये सब क्या है कि अपना एक तरह से 2007 में मालाबार सैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई थी, है ना। 2007 में इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर भी शामिल हुए, है ना। 2008 में 1.0 क्वाड 1.0 पर चीन के विरोध के कारण ऑस्ट्रेलिया और जापानी सैन्य अभियान से बाहर हो गए थे, लेकिन 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदारी बन गया था। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सम्मिलित हुआ। तो 2000 के बाद निम्न कारणों से चीन विरोधी विचारधारा को अधिक प्रोत्साहित किया, जैसे भूमि या समुद्री विवादों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभुत्व, इसकी वन बेल्ट वन रोड OBOR पहल को संदेशवाद दृष्टिकोण तथा OBOR के संबंधित ऋण जाल कूटनीति। तो ये हो गया। अब मालाबार जो अभ्यास है वो संबंधित घटनाओं का भू राजनीतिक महत्व, तो इसका क्या है, रणनीतिक अभिसरण, जिसमें क्या होगा कि इससे नौसैनिक अभ्यास को मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी को स्थानांतरित करना, ताकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच अभ्यास को आयोजित किया जा सके। शक्ति का संतुलन करना, है ना, जैसे OBOR जो इनकी कह सकते हैं कि यह सैन्य अभ्यास शक्ति का संतुलन को विस्तृत प्रशांत के क्षेत्र की ओर झुकाता है। साथ ही कुछ मायनों में यह चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ भी प्रतिक्रिया को एक महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास के रूप में स्वीकार करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामान्य स्थिरता है, इससे क्या होगा कि इस क्वाड और मालाबार अभ्यास को एक अस्थायी हिंद प्रशांत गठबंधन के निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में जाना चाहिए, है ना। वैश्विक हितों की रक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, साथ ही साथ विश्वास और सैन्य सहयोग को स्थापित करना, जिससे क्या होगा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के बीच नौसैनिक सहयोग को सीमित सफलता मिलती है।
अब भारत के लिए इन घटनाओं का क्या महत्व है कि भारत के लिए एक मजबूती समुद्री व्यवस्था का विकास होगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय सैन्य क्षमताओं के एक तरह से आधारभूत बनेंगे, जिससे इनके सदस्यों के चीनों को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक दूसरे की आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताओं के निर्माण हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा, है ना। भारत की सागर नीति को मजबूत मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ आर्थिक महत्व, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वैसे वैसे इसके व्यापक समुद्री हितों की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार अब भारत द्वारा निकटवर्ती क्षेत्र को समुद्र से आगे बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट होने लगी। तो ये हो जाएगा। हमारा जो आज का चौथा टॉपिक है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं। तो भारत की G20 अध्यक्षता के साथ G20 देशों में व्यापार और निवेश में मंत्रियों ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVCS की पहचान करने अपनी सहमति व्यक्त की है। साथ ही साथ G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग को अपनाया है। तो इस कारण से ये सुर्खियों में है। तो अब हम देखेंगे कि ये वैश्विक मूल्य श्रृंखला है क्या, GVC है क्या। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, जो ऑथेंटिकेट परिभाषा है, यह नेटवर्क लागत, अनुकूलन और उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए कई फर्मों एवं देशों में विस्तृत होते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग ये होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल 2 देश शामिल होते हैं। इसके विपरीत GVC आधारित व्यापार में कई देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है। जीवीसी में भागीदारी का तात्पर्य क्या है? इसके तहत बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज में शामिल होकर जीवीसी में भाग ले सकते हैं। बैकवर्ड जीवीसी भागीदारी तब होती है जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देश के साथ प्राप्त इनपुट का प्रयोग करे, है ना। फॉरवर्ड जीवीसी भागीदारी तब हो जब कोई देश इनपुट की आपूर्ति करता है और जिसका उपयोग पूरे देश में उत्पादन के लिए किया जाता है। अब वर्तमान समय में इसका वितरण देखेंगे तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों ने पिछले 30 वर्षों में जीवीसी के विस्तार को बढ़ावा दिया है। यूरोपीय क्षेत्रों में सर्वाधिक एकीकृत क्षेत्र है ना। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में कम एकीकृत क्षेत्र हैं। जीवीसी से भागीदारी संबंधित जोखिम और चुनौतियां देखेंगे तो आर्थिक अंतराल, इसमें क्या होगा कि अलग अलग देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ इसका कारण यह है कि जीवीसी भागीदारी से होने वाले लाभ सभी देशों के भीतर और उनके मध्य समान रूप से वितरित नहीं हो पाएंगे। बाह्य आघातों का जोखिम में क्या है कि जीवीसी में भागीदारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है कि इन बाह्य आघातों से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता हो, है ना। तो इसके कारण इसका जोखिम बढ़ता है। हालिया उदाहरण से पता चला कि जीवीसी की बढ़ती जटिलता से निर्भरता में वृद्धि हो रही है। साथ ही व्यवधानों से जुड़ी सुविधाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुद्रास्फीति लिंकेज, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति किसी देश से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारी तक फैलने की अधिक संभावना होती है। जीवीसी के बीच भागीदारी से बीच अंतराल में क्या है कि विकासशील और विकसित देशों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने के लिए देशों की क्षमता पर निर्भर करती है। एमएसएमई के संबंध में चुनौतियां हैं, है ना। तो इस तरह अब ये देखेंगे जीवीसी भागीदारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पहला है एक बार विश्वास का निर्माण, जिसमें गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा, व्यापारिक साझेदारी के बीच इस भरोसे को बढ़ावा देता है ना। अंतर संचलनीयता को प्रोत्साहित करना, सुविधता की पहचान करना, जीवीसी के भीतर छिपी सुविधताओं की पहचान करना और बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने के लिए लोचशील रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क, निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना, तो हो जाएगा। संक्षिप्त सुर्खियों में है तो G20 देशों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में मंत्रियों की बैठक के संबंधित आउटकम दस्तावेज लाया है, जिसमें क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग, इसको बढ़ावा देना, इनको सुधार करना लाया गया है ना। अब बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसके तहत यह RAISE रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल तथा इक्विटेबल बिजनेस, ये एक तरह से शीर्षक किसका था, जो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया है, जिसमें क्या हो रहा है कि B20 की स्थापना 2010 में जो वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी, जिसमें नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक सुधार लाना, लोचशील वैश्विक व्यापार के लिए, निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और आर्थिक सशक्तिकरण के वित्तीय सेवन, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना और प्रौद्योगिकी नवाचार और अनुसंधान विकास करना, जिससे वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, कार्य कौशल और गतिशीलता का भविष्य और ऊर्जा बल, जलवायु परिवर्तन और संसाधन क्षमता, जिससे क्या हो, सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास हो सके।
अगला टॉपिक है जो पनामा नहर, पनामा कैनाल, जो एक महत्वपूर्ण कैनाल हो जाती है ना। तो ये क्या है कि सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन हुआ बाधित। इससे क्या हुआ कि यह मानव निर्मित जलमार्ग है, यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। केप ऑफ हॉर्न का चक्कर लगाने वाली लंबी दिशा को लंबी और जोखिम भरी यात्रा से ये बचाता है ना। 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के संपर्क मार्ग उपलब्ध कराता है। पनामा है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक स्थल डमरू मध्य है। तो ये पनामा नहर के बारे में आपके हो गया, है ना। तो स्थल जल डमरू मध्य जो भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है, यह पट्टी दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए स्वेज नहर का निर्माण स्वेज जल डमरू मध्य के पार किया गया था, है ना। इसके विपरीत दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाली संकीर्ण जलमार्ग को जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। वैश्विक व्यापार में जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य की भूमिका क्या है, तो इसमें देखेंगे कि महत्वपूर्ण व्यापारिक लिंक होता है, जिससे वैश्विक व्यापार का 12% स्वेज नहर से गुजरता है ना। और जिससे समय और लागत की बचत होती है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मदद करता है और सामरिक महत्व भी इसका होता है, जिससे क्या होता है संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। और सुलीना चैनल, तो ये क्या है डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है। यह यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। चिलिया, सुनीला और सेंट जॉर्ज डेन्यूब डेल्टा की प्रमुख चैनल है ना। इन तीनों को केवल सुनीला चैनल ही माल परिवहन के पर्याप्त और गहरा चौड़ा है। तो ये हो जाएगा। और द स्पिरिट ऑफ कैप डेविड, ये उतना जरूरी नहीं है। ईरान के तख्ता पलट के 17 साल, ये भी नहीं जरूरी है। बस ये है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ईरान और जो अपने इंडिया के जो मुद्दे हैं आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो ईरान में तख्ता पलट के जो 70 साल हो चुके हैं, उसमें भारत कोई भी एक न्यूज को लेके क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत और ईरान के संबंध को लेके हो सकता है। ईरान में जैसे तख्ता पलट में किसका तत्कालिक प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया गया था, उसके बारे में ये जाना जा सकता है। शुद्धि पत्र क्या है, जो जून 2023 में मासिक समसामयिकी के टॉपिक 2.1 भारतीय संबंध को तो ये शुद्धि पत्र के रूप में बताए गए। इसके पहले के जितने भी आपके कह सकते हैं कि जो जून की एक आपके लिए जो करंट अफेयर्स की न्यू मैगजीन थी, उसमें जो त्रुटि हो गई थी उसके लिए बताया। इस तरह से हमारा ये इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नया आप जो अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड देखेंगे। सिक्योरिटी में जो हमारा पहला टॉपिक है डीआरडीओ के बारे में है। तो रक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है, जो डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा करेगी तथा इसके कार्यों को पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित करने के संबंध में सुझाव देगी। तो अब डीआरडीओ में सुधार करना क्यों आवश्यक होगा, इसके पहले हम देखेंगे। तो डीआरडीओ मिशन मोड परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, समय और लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है ना। रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी ट्रिलेमा के समाधान की आवश्यकता ने भी प्रशासनिक और कार्मिक और वित्तीय प्रणाली को सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण के रूप में जरूरी बना दिया है ना। डीआरडीओ के अप्रभावी काम के जो उत्तरदायी कारण क्या है, सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहा। अलग अलग समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार बार बदलना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटोटाइप में बदलाव की सिफारिश के कारण निर्धारित अवधि और लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अनावश्यक घटकों पर कार्य करना, डीआरडीओ का नौकरशाहीकरण हो रहा है। एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण भी डीआरडीओ के जो कर्मचारी हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि सावधानी, नियम समीक्षा और इन पर एक तरह से कह सकते हैं कि संबंधित पहलू पर ध्यान नहीं देते। आगे की राह में देखेंगे तो नई रक्षा तकनीकी औद्योगिक कार्सिटियम संरचना का निर्माण करना, जिससे क्या होगा कि आपके इस उद्देश्य के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विनिर्माण अवधारणा, रणनीति और संरचना को एकीकृत किया जा सकता है ना। रक्षा अनुसंधान विकास परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रिसेवा प्रभाग का गठन करना चाहिए। प्रक्रियात्मक उपाय करना चाहिए ताकि डीआरडीओ की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद किया जा सके। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो ये क्या है कि पिछले 13 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 1532 जवानों ने आत्महत्या की है। तो ये क्या है कि वर्तमान में 7 अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे पहला है सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, असम राइफल या सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। ये क्या है, ये आपके कह सकते हैं कि 7 अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो इनके जो जवान और अपना ये है एनएसजी, नेशनल सुरक्षा गार्ड, ये भी है।
तो सीएपीएफ के समक्ष समस्याएं क्या है? बड़ी संख्या में पदों की रिक्तियां मौजूद हैं, जिससे क्या होता है कि अन्य सैन्य बलों पर बोझ उत्पन्न होता है, जिससे देश की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। तनाव प्रबंधन की कमी के कारण भी बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति दर में गिरावट, मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का मौजूद न होना, खराब बुनियादी ढांचा जिससे सीमा चौकियों पर विद्युतीकरण का अभाव जिसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है, आधुनिक हथियारों की कमी और राज्यों की मांग भी इस कारण से इसमें प्रमुख चिंताएं व्यक्त किया है। अब सीएपीएफ को प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? राज्यों में विशेष बल है ना, प्रशिक्षण विधियों को उन्नत बनाना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है ना, अग्निवीरों को शामिल करना, शिकायत निवारण जैसे मजबूत एक तंत्र को स्थापित करना जिससे पदोन्नति में देरी, कार्मिकों के बीच टकराव और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मुद्दों को निपटाने में सक्षम हो सके। अब बल को तनाव मुक्त करना जिससे आत्महत्या जैसी जो घटित कार्रवाइयां हो रही उसको कम किया जा सके। हमारा जो तीसरा टॉपिक है अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक जो 2023 में लाया गया है, तो इसको संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी गई। तो अब इसके बारे में देखेंगे ये है क्या। तो भारत में अलग अलग अंतर सेवा संगठन आईएसओ मजबूत है, जैसे अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है ना। तो ये क्या करते हैं, वर्तमान संबंधित सेवाओं के रक्षा कर्मी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों द्वारा शामिल होते हैं, है ना। हालांकि उपयुक्त आईएसओ के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांडो को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है ना। तो ये हो गया। अब इस विधेयक के बारे में एक नजर दे देखेंगे तो अंतर सेवा संगठन आईएसओ को प्रभाषित करना है ना, ताकि जिससे क्या हो कि संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के ऐसे दल के रूप में परिभाषित किया जाए जिससे वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौ सेना अधिनियम 1957 उक्त नियमों से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल हो। केंद्र पर आईएसओ का गठन किया जाए, कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाना और मौजूदा संगठनों को बनाए रखना, जिससे क्या होगा कि आईएसओ से अंडमान एवं निकोबार कमान तथा रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल हैं। केंद्र सरकार का अधीक्षण है ना, साथ ही साथ केंद्र सरकार के अधीन वाले जैसे केंद्र भारत में स्थापित संचालित किसी बल को अधिसूचित कर सकता है जिससे यह विधेयक लागू होगा। तो इस तरह ये हो गया। संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे तो मोबाइल उपयोगकर्ता में सुधार, तो ये उतना जरूरी नहीं, बस इतना है कि पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण में सुधार किया गया और केवाईसी सुधार में जनसंख्या के विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंटेड आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जा सके। एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स क्या होता है कि लैपटॉप उपयोग के लिए दायरे को बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैपटॉप के सभी मॉडल्स में एक जैसा कीबोर्ड होता है जो ऑफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डीप लर्निंग द्वारा विश्लेषण को आसान बनाता है। तो ये हो जाएगा। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये क्या है, भारतीय वायुसेना को इजराइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हो गई है ना, जो रूसी के मूल MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स के एक बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह लंबी दूरी से पहाड़ों के पीछे छिपे शत्रु को ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक सीमा जो है 25 किलोमीटर है ना। यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित हल्की मिसाइल है। यह एक सामरिक सुस्पष्ट निर्देशित मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो जाएगा। अब हमारा जो अगला है स्वाति वेपन लोकेटेड राडार माउंटेन। तो ये राडार क्या है कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के आर्टिलरी का पता लगाने के लिए अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाति WLRM को शामिल किया है। तो ये क्या है, ये है एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फिक्स्ड एरे राडार है। इसे विशेष रूप से पहाड़ी और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है ना। इसे बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति राडार का एक अन्य वर्जन WRR प्लेन्स है। तो ये हो जाएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र मिसाइल क्या है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक तरह से कह सकते हैं आप कि यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है और हवा से हवा मार करने को सक्षम बनाती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो ये हो जाएगा।
इसकी विशेषताएं में देखेंगे तो इसकी रेंज जो होती है वो 80 से 110 किलोमीटर, और MK2 की संस्करण के लिए 160 किलोमीटर है ना। MK फर्स्ट के लिए 80 से 110, MK2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक इसकी क्षमता है, 20 किलोमीटर तक है। अधिकतम गति इसकी मैक 4.5 तक है ना। अब 3D प्रिंटेड बम, तो हाल ही में यूक्रेन ने गोला बारूदों की कमी से निपटने के लिए अपनी जवाबी कार्रवाई को जारी रखने के लिए 3D प्रिंटेड बमों का निर्माण करने का फैसला किया है, जिससे यूक्रेन के हथियार निर्माता गोला बारूद की तत्कालीन कमी को पूरा करने के लिए विनिर्माण के लिए क्या किया गया है कि देश और विदेश से प्रचलित 3D प्रिंटर मॉडलों में अपनाया है। तो ये उतना जरूरी नहीं, जिसे कैंडी बम्स के भी नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए जरूरी है। सैनिक अभ्यास में देखेंगे तो आइसडेक्स 23 यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच आयोजित एक द्विवर्षीय समुद्री अभ्यास है। ब्राइट स्टार यह मिस्र में आयोजित एक द्विवर्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना को पहली बार हिस्सा ले रही है। इसमें भाग लेने वाले देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर आदि देश शामिल हैं। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक क्लियर होता है। अब और जो बाकी आगे का है, जैसे आपका इकोनॉमिक का है और इन्वायरमेंट है, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके आगे की वीडियो में उसका पूरी तरह से एक तरह से कवर करेंगे। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद आप सभी लोगों का।